Audio Jungle. इंदौर मैरिज डेकोरेटर्स देवी अहिल्या लाइट एंड साउंड संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आर्थिक स्थिति तकलीफों से अवगत कराया। संगठन की मांग है शादी में मेहमानों की संख्या 250 की जाए, जिससे इनके काम की शुरुआत हो और आर्थिक स्थिति सुधर सके। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है, जिस तरह कोरोना गाइडलाइन के तहत अन्य व्यवसायों को छूट दी गई, उसी तरह हमें भी कोरोना गाइडलाइन के तहत छूट दी जाए, जिससे हमारी आर्थिक हालत ठीक हो सके। पिछले 1 साल से हमारी आर्थिक हालत बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लगभग 80,000 परिवार इस व्यवसाय ना खुलने से प्रभावित हैं। अगर व्यवसाय खोलने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री के मेंबर ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि हजारों लोगों के परिवार के बारे में सोचें, ताकि आने वाले समय में परिवार में कोई आर्थिक संकट खड़ा ना हो। वेडिंग इंडस्ट्रीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवसाय न खुलने से आर्थिक संकट, अभी मेहमानों की संख्या 50-80 हज़ार लोग प्रभावित, मेहमानों की 250 संख्या की जाए, शादियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से आग्रह किया। आपकी दुकानों के लिए भी तो गाइडलाइन बनाई है तो सर एक मिनट जी, आपका परिचय बोलिए। मेरा नाम सुमित मालू है और मैं सेंट्रल इंडिया इवेंट मैनेजर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हूँ। थैंक यू। सर, हमारा इतना ही अनुरोध है कि प्रशासन जो भी गाइडलाइन अपनी तय कर दे, जैसे अन्य व्यवसायों के लिए भी उसने अपनी गाइडलाइन तय कर दी है, तो हमारा जो वेडिंग इंडस्ट्री है इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दें। हम लोग उसका पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। आपका परिचय? मेरा नाम हेमंत मालवीय है। Audio Jungle. रजिस्ट्रेशन के चल रहे न्यू उन्नति हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ पर गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण महिला की हुई मौत का आरोप लगा है। मामला शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र बंडा के गांव तदेउरी का है। यहां रहने वाले सचिन ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया, उसकी पत्नी मंजू देवी उम्र करीब 26 वर्ष की डिलीवरी के लिए उसने न्यू उन्नति हॉस्पिटल पोमाया रोड बंडा में 19 तारीख को भर्ती कराया था। आरोप है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने दोनों के स्वस्थ होने की जानकारी दी। 20 तारीख को डॉक्टरों ने उसे कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके चलते मंजू की मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर समझौते के नाम पर 2 लाख रुपए महिला की जान की कीमत बता रहे हैं। आज जब परिजन अस्पताल में बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे तो उक्त स्टाफ ने गालियां देते हुए डंडों से मारपीट कर अस्पताल से भगा दिया। तो वहीं इस पूरे मामले की तहरीर देकर परिजनों ने उक्त अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की। सवाल तो ये उठता है कि आखिर कब तक स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में बिना एनओसी के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सहारे मरीजों को इलाज के नाम पर मौत बांटने वाले अस्पताल यूं ही संचालित होते रहेंगे, या फिर योगी राज में इन पर कोई कार्रवाई भी होगी। फिलहाल परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आज आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, क्या मामला है पूरा? मामला था जो है लड़के के बारे में आज 15 दिन होने वाले हैं। हाँ। अब जो यहाँ वहाँ अपने बीच के लोग लगाए पड़े कि हमारा फैसला करवाओ, पुलिस को भी जो है कराए फैसला करवाओ। काहे का फैसला है? फैसला जो दे रहे हैं कि लड़के खत्म हो गए, उसको 2 लाख रुपया ले लो। 2 लाख रुपया ले लो? 2 लाख रुपया ले लो उसको। लड़की ते उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपको मिला है कोई? उसको अब इन्हें कुछ नहीं दो है। एक दिन हम आए हैं तो इन्हें के डॉक्टर साहब बरेली गए हैं, यहीं तो बनाई नहीं। इनके इधर फाइल वाइल सब कुछ है, जो इसमें इलाज वगैरह हुआ है वो सब कुछ फाइल है। 500 रुपया फाइल चार्ज जमा करवा इन्हें। अच्छा, और कितने पैसे लिए सारे टोटल आपसे? कुल हमसे 1500 इन्हें के पैसा जमा करो, तो हमने 500 फाइल जमा करे और 500 रुपया बकाया, और हमने 1000 रुपया कुल जमा करो। झूठ नहीं बोल रहे आप। अच्छा, उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद घटना मान लो बुलेट उलेट इन्हें चढ़ाई लो अच्छो खासो। फिर इन्हें 2:45 बजे बच्ची की जन्म हो। हाँ। बच्ची भी सही है, बेटियों भी सही है। सब सवेरे ववेरे हम अपने आप खुद चाय हुई लेके आए हैं थे। ठीक। तो करीब 10:30 बजे इन्हें हमें बुलाओ अपने केबिन में। हाँ। तो हम वो कंपाउंडर के ही डॉक्टर समझ रहे हैं, ग्राम रहीस है, वही इलाज कर रहे हो। मेन आदमी ग्राम रहीस, अच्छा, वही इलाज कर रहे हो। यहाँ पे डॉक्टर रहते हैं कोई? डॉक्टर यहाँ हमें कोई नहीं मिलो। हमें उस राम रहीस से ही हमारी बातचीत भाई, हम तो उसे ही डॉक्टर समझ रहे थे। अच्छा, उसको ही हम डॉक्टर समझ रहे थे। उसने हमें 10:30 बजे बुलाओ, जब बच्ची भी सही थी और हमारी बहन भी सही थी। तो उसने हमें बुलाया, कहा भाई साहब आप आइए, तो आपका मरीज सही है और आप घर ले जाना चाहते हो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा हाँ साहब ठीक है, तो बढ़िया बात है, और आप पैसे बता दो हमें कितना खर्चा के यहाँ पैसे जुड़वा लो। तो इन्होंने हमें 18,000 रुपये बताए टोटल। हाँ, टोटल 18,000 रुपये बताए। तो हमने कि ठीक है। तो हमारे पास कम से कम हमारे पास जैसे 14,000 रुपये थे। तो हमने अपने भाई को ये था हमारा, तो हमने इसको भेजा। हमने कि जाओ थोड़े पैसे और ले आओ, कम है तो इनको 18,000 रुपये दे दें, फिर घर की छुट्टी। जो ये लड़की जहाँ काम करती थी वहाँ ये भाई साहब थे, वो भी आए।
उन्होंने भी इसके बारे में पूछा, उसी से पूछा राम रहीस से कि भाई बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिए, हम मान लो अंते भी कहीं दिखा सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो। तो उनको भी इन्होंने भरोसे में ले लिया कि कोई बात नहीं है भाई साहब, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भाई साहब भी हमें समझा के चले गए। फिर उसके बाद वो उसकी हालत थी, उसके बाद फिर इन्होंने एक नशीला टीका लगा दिया कि अब इसको सोने दो। अब वहाँ से बंद कर लिया है, मतलब गेट बंद कर दिया और वहाँ वो नर्स वगैरह थी अपना बैठा दिया स्टूल डाल के कि अब उसको सोने दो, घंटा बाद वो सही हो जाएगी। तो फिर वो ख़त्म ही होगी। जी। अच्छा, यहाँ पर मरीज अभी भी आ रहे हैं? तो आ ही रहे होंगे। वहाँ इन्हें डर किस चीज़ का है? यहाँ खुलेआम चल रहा है जी? यहाँ तो उसी दिन से चल रहा है, इन्हें कोई चीज़ का डर ही नहीं है। कितने रुपए में मौत बांट रहे हैं? ये 2 लाख रुपए का ऑफर दे रहे हैं, 2 लाख रुपए ले लो। बात क्या है? यहाँ एक मंजू नाम की लेडी की डिलीवरी केस आया था जी। तो इन लोगों ने, डॉक्टर ने इंजेक्शन जब लगाया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो उसके घर वाले उसे कह रहे कि इसे हम कहीं और लेके जाते हैं। तो इनने कहा नहीं, इंजेक्शन लगता है, ऐसे होता है, थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी। लेकिन उसकी जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई उसके बाद में वो ज़बरदस्ती से लेके गए, पुआएँ लेके गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई और इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई। उसके बाद इन लोगों ने, आज हम लोग कई बार आए थे, उसका ट्रीटमेंट फाइल मांग रहे हैं, बच्चे का जहाँ जन्म हुआ उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जी, आज कल कर रहे हैं। कभी डॉक्टर नहीं आया, कभी कोई नहीं आया। अच्छा, 4 बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ। अच्छा जी। और आज इसलिए आज ये लोग धमकियाँ दे रहे हैं हमें क्या? कि हम भी बंडा में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अच्छा, यहाँ पर ये किस अस्पताल का नाम क्या है? इसका अस्पताल का? इस हॉस्पिटल का नाम उन्नति हॉस्पिटल है। अच्छा, ये प्रकरण हुआ यहाँ पर? हाँ जी। यहाँ पे हम लोग अपनी बहन के लिए आए थे। हाँ जी। उसकी मतलब डिलीवरी होने वाली थी तो हम उससे लेके गए थे वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डिलीवरी तो अच्छे खासे हो गई, लेकिन बाद में जब छुट्टी का टाइम आया तो उन लोगों ने एक इंजेक्शन लगाया। किन्होंने? डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती चली गई, अपने कपड़े वगैरह नोचने लगी, इतनी मतलब गर्मी जैसी बताने लगी। और बाद में जब हम लोगों ने अपनी बहन को देखने के लिए बोला तब उन लोगों ने देखने नहीं दिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुर्सी डाल के बैठ गए बाहर की तरफ। और जब तक वो मर नहीं गई उन लोगों ने हम मिलने नहीं दिया हम लोगों को। अच्छा, तो आज आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? आज हम इस लड़की का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे और इसके बाद में वो लोग लाठी डंडे लेकर निकल पड़े और हम लोगों को गालियाँ देने लगे और मारने लगे, भगाने लगे वहाँ से। अच्छा, कहाँ के रहने वाली आप? ददूरी। नथीलो टीका लगाई दो, जब देखो आई, जब बिटिया ने हमारी कहीं हमें कहता वो अंदर जान दो और ना ये भाई हम थाने जात तब जान दो अंदर, तो हिन तक लल्ला न बजाई ना मुँह से झाग गिरे। तमें जब बाहर निकल आई भैया लोगों ने बताओ कि बिटिया घर की खत्म हो गई। इतनी देर में गाड़ी बुला दिलो भैया, इतनी देर में गाड़ी बुला दिलो डॉक्टर ने और कंपाउंडर ने। भाई जनाई कहाँ फिकते जाए, हमें देखना गुनाह मिलती जगह हम सबका मार डालने के गाड़ी चलाए थे, हम लोग गाड़ी घेरे। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। Audio Jungle. वनु कटाई रोकी जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के शासकीय आयोजन कर वृक्षारोपण के लिए और लोगों को वृक्ष लगाने और वनों की कटाई रोकने संबंधी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कई प्रकार के कड़े कानून लागू कर अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वृक्षारोपण और जंगलों के वृक्षों को देखरेख वन सुरक्षा के लिए करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च की जा रही है, मगर देवरी क्षेत्र के ग्राम जैतपुर डोमा में शासन सरकार के प्रयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं जैतपुर डोमा ग्राम से लगी हुई राजस्व जमीन छोटी घास वाली, जिसमें सागौन के सैकड़ों हरे मोटे वृक्ष लगे हुए हैं, जिससे हरे वृक्षों के जंगल की जमीन पर करीब 2 एकड़ के जंगल पर वहीं ग्राम जैतपुर डोमा निवासी नन्हे भाई पिता शुभाराम यादव द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर वहां की जमीन पर लगे हरे भरे मोटे सागौन के वृक्ष जो करीब 80 से 100 पेड़ काट दिए गए। वहीं राजस्व विभाग वन विभाग चुप्पी साधे मूक दर्शक बना हुआ है। Audio Jungle.
बच्चे का अपहरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किसी महिला की मांग कर रहा था, जिसके चलते महिला पर दबाव बनाने के लिए उसने यह अपहरण को अंजाम दिया था। दरअसल इंदौर के गांधीनगर पुलिस थाने पहुंचकर महिला ने शिकायत दर्ज कराई। उसके 5 वर्षीय बच्चे को कोई उठा ले गया। बच्चे के पास मोबाइल भी था जिसमें वह गेम खेल रहा था, वह भी गायब है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। महिला के नंबर पर फोन आया कि बच्चे को जिंदा चाहते हो तो तथाकथित महिला को मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। इसी आधार पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करना शुरू की। बच्चे को 24 घंटे के भीतर ही खरगोन के पास जंगल से बच्चे को सकुशल बरामद किया। वहीं आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस के मुताबिक आरोपी पूर्व में भी 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण की घटना को अंजाम दे चुका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। गांधीनगर थाने में एक घटनाक्रम परसों हुआ जिसमें एक दीपक नाम का आरोपी है जो वहाँ शुक्ला ईंट भट्टे पे काम करता है। उसी ईंट भट्टे पे फरियादी और उसकी पत्नी मंजू भी वहीं काम करते हैं। इस आरोपी ने फरियादी का बेटा है 5 वर्ष का जिसका नाम अन्ना है, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और माता पिता का मोबाइल उसके हाथ में था। माता पिता अपने झोंपड़ी के अंदर थे और ये उस 5 वर्ष के निरीह बालक को लेकर के और भाग गया और कोई कारण तत्समय समझ में नहीं आया। माता पिता प्रथमतः इसको बच्चे को ढूंढते तलाशते रहे और जब वो नहीं मिला फिर उनको सूचना ऐसी प्राप्त हुई कि वो ये दीपक उसको लेके गया है, तो उसका तलाश की गई और फिर कालांतर में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट की गई जिसमें कि अपराध दर्ज किया गया। ये एक सनसनीखेज अपराध था क्योंकि वो 5 वर्ष का अबोध निरीह बालक था और ये भी फिर तहकीकात में आया कि ये दीपक पूर्व में भी इसी प्रकार एक बच्चे को लेके चला गया था और उस पर भी अपराध दर्ज हुआ था। जानकारी लेने पे ये ज्ञात हुआ कि दीपक की पत्नी वहाँ से कहीं चली गई थी माया किसी अन्य के साथ में और उसको अपेक्षा यह थी कि ये जो फरियादी और उसकी पत्नी मंजू हैं वो अपने इन्फ्लुएंस से उस स्ट्रेंज वाइफ को वापस बुलवा सकेंगे और ये कंडीशन उसने इनके सामने रख दी कि जब तक उसकी पत्नी नहीं आएगी वो बच्चे को वापस नहीं करेगा। थोड़ा सा आरोपी की मानसिक स्थिति के बारे में भी चिंता की बात थी। बच्चा छोटा था। इस संपूर्ण घटनाक्रम में एसपी वेस्ट महेश जैन साहब, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे जी, हमारी सीएसपी सौम्या, टीआई गांधीनगर यादव और इनके स्टाफ ने इसकी संवेदनशीलता को फिर समझा क्योंकि ये क्रिटिकल इशू था। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई, वहाँ मुखबिर लगाए गए खरगोन में और रात में ही टीम भेजी। वो टीम भी बड़ी मतलब बैलेंस टीम थी जिसमें कुछ ऐसे लोग थे जो इसको जानने वाले थे, इन्फ्लुएंस कर सकते थे, महिला स्टाफ भी था और वहाँ जा कर के आरोपी को अरेस्ट किया गया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ। बच्चा सकुशल वापस आ गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें धारा 364 आईपीसी भी इजाफ़ा की गई है और अनुसंधान चल रहा है, किंतु ये एक सेंसेशनल समय था जिसका कि सुखद निराकरण हो सका है। दिसंबर माह में भी इसी युवक ने अपहरण किया था, तो क्या उसमें उसको सजा नहीं हुई थी या जेल से छूट के आया था वापस से उसने घटना को अंजाम दिया? ये सेम इसी आरोपी ने इसी प्रकार का एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था। वो जमानत पे फिर बाहर आ गया था। Audio Jungle। मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस जांच से असंतुष्ट अर्जुन के परिजनों और समाजजनों ने 4 अप्रैल रविवार को नलखेड़ा में स्थित छत्रपति शिवाजी चौराहा पर चक्का जाम किया और समाज के विभिन्न संगठन, बलाई समाज और भीम आर्मी के द्वारा अलग अलग आवेदन पत्र सौंपे गए। प्रथम दृष्टया दुर्घटना से हुई मौत में परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष का इस मामले में कहना है 4 दिन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो नगर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।
इस प्रकार के मार्ग कायम करके मामले की जल्द जांच कर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाए एवं दोषियों को फांसी दी जाए। प्रतिलिपि श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, नई दिल्ली। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय आगर मालवा और भीम आर्मी भारत तख्तम संघ जिला अध्यक्ष आगर मालवा मध्य प्रदेश अजय भाई, संभाग सचिव भोपाल दीपक नरवले वाल्मीकि। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष। आज आपके भीम आर्मी के द्वारा ये जो चक्का जाम किया गया उसका तत्पश्चात आपने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किस प्रकार की मांग की गई है? ज्ञापन में जिस तरह भाई को अभी न्याय नहीं मिला है पूर्ण रूप से, भाई अर्जुन मालवी को, और हम चाहते हैं शासन प्रशासन की उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करें और CBI CID द्वारा जांच की जाए और उनके परिवार वालों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। और जल्द अगर 4 दिन का अल्टीमेटम दिया हमने शासन को, अगर 4 दिन में अगर शासन द्वारा हमारी बात नहीं मान ली जाती है तो हम मतलब नलखेड़ा और बाकी मध्य प्रदेश में 52 जिलों में ज्ञापन भी दिया जाएगा और नलखेड़ा में उग्र आंदोलन भी हो सकता है 9 तारीख को। ये फाइनल डिसीजन है हमारा भीम आर्मी का, जिसकी जवाबदारी पुलिस शासन प्रशासन की रहेगी। अभी यहाँ पर नहीं है कि जैसे कि मेरे ये परिवार से मेरे भानेजे ये लड़का अर्जुन मालवी, तो उसको क्या है कि किसी सोची समझी रणनीति से फोन के द्वारा बुलाया गया होगा, रात का समय था, वो उधर से आ रहा होगा, तो भाई उसको मार भी सकते हैं, लट से भी मार सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं। तो इस संबंध में उसको यहाँ चोट आई है, पहले उसकी हड्डी टूटी है, एक तरफ की उसके उंगली की ये नाखून काले पड़ रहे हैं और उसको यहाँ पीछे चोट आई है। आसपास पूरा ब्लड पूरा रोड पे, यहाँ जैसे पहला स्क्रैच गाड़ी का दिखा मेरे को, मैं कल गया था फोरेंसिक जांच वाले अधिकारी के साथ में, मैंने देखा कि गाड़ी गिरी, एक्सीडेंट दिखा रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ मान लूँ मैं, परंतु इसको अगर एक जैसे इसको कोई भी आदमी अगर लट मारता है तो पहले गाड़ी नहीं जाती है, परंतु इसका हड्डा ही क्यों टूटा है, इसके हाथ तरफ की उंगली क्यों टूटी है। मैंने SP साहब से भी निवेदन किया कि साहब इसकी पूरी जांच की जाए और उसको परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। और मैंने बोला कि पूरे जितने मार्केट से वहाँ तक के उस समय के पूरे इन्हीं फुटेज, इसकी जितने भी CCTV कैमरे की फुटेज और अर्जुन के दोनों सिम नंबर के कॉल डिटेल्स और जिस पे पुलिस ने जिसको अभी पकड़ रखा है उसको है तो उसके भी मोबाइल की कॉल डिटेल, सब चीज की जांच करके और पूरा रिकॉर्डिंग निकाल के इसकी पुख्ता जांच करने की अभी SP साहब ने मुझे बोला कि मुझे 4 दिन की और मोहलत दीजिए। ये बोला। ये जो ज्ञापन दिया है इसमें मांग की गई है कि अगर 4 दिन के अंदर या तो अभी 4 दिन का हमें SP साहब ने बोला है, तो ठीक है साहब, हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप हमारी हेल्प करो। दूसरी बात, जिस दिन हमारी डेड बॉडी हम इंदौर से लेके आए थे थाने के पास में, साहब हमें न्याय मिलना चाहिए, ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको सोची समझी रणनीति के द्वारा उसको मारा गया। ये हमारा शंका है और कुछ एविडेंस भी हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। चलो ठीक है, हम भी आपको दें तो ताकि उसको न्याय मिले बालक को और दोषी को सजा मिले। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपके द्वारा आगे किस प्रकार का कदम उठाया जाएगा? हमने CID की मांग रखी है, ID की मांग रखी है, हमने सारी जांच मांग रखी है और SP साहब से हमने बात की हमने, तो उन्होंने बोला कि हमें एक आवेदन ला करके दे देना, एक आप उज्जैन भी जाकर के आवेदन दे देना, मैं वो भी जांच करने के लिए तैयार हूँ। आज SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है, मैं आगर से आ रहा हूँ मैं और सबको इनको मैंने हाथ जोड़ा, निवेदन करा कि भाई अपने को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अर्जुन का नाम से हमने एक ज्ञापन दिया है शिवाजी चौराहे पे कि भाई हमें 4 दिन की ये और मोहलत SP साहब ने मांगा। Audio Jungle. कॉलोनी में बिजली पानी की समस्या को लेकर मुख्य द्वार बंद करके हंगामा किया और गांधीनगर थाने में कॉलोनी की सोसाइटी और बिल्डर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के रहवासी महिलाओं ने आरोप लगाया कि सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम पर हर घर से 1000 रुपए महीने तो ले रही है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर रही। सोसाइटी ने मेंटेनेंस के लिए गए पैसों का दुरुपयोग कर गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर दिया और बिजली बिल नहीं भरा, जिसकी वजह से कॉलोनी की बिजली कट गई है। बिजली कटने की वजह से मोटर पंप नहीं चल पा रहे हैं, जिससे लोगों के यहाँ पानी की समस्या भी गहरा गई है। रहवासियों का बिल्डर पर भी आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट बेचते समय ही 75,000 रुपए प्रति
फ्लैट मेंटेनेंस के नाम पर लिए थे, लेकिन अभी तक कॉलोनी की सोसाइटी के हैंडओवर नहीं किया, साथ ही मेंटेनेंस भी नहीं किया। इसलिए सोसाइटी को अलग से प्रति फ्लैट 1000 रुपये महीने देने पड़ रहे हैं। लेकिन सोसाइटी भी बिल्डर से मिल गई है और रहवासियों के पैसे का दुरुपयोग बिल्डर के बिल भरने में कर रही है, न कि कॉलोनी के जरूरी बिल भरने में। इन सब को लेकर कॉलोनी की महिलाओं ने गांधीनगर थाने में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर बिल्डर और सोसाइटी से भुगतान करवाने और समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। अभी होना शुरू है, इनको जब पैसे चाहिए होते हैं पीने तक का पानी, हमारी हमेशा लाइट और पानी दोनों छोटे बच्चे हैं जिनके घरों में 4 यही नहीं बताते हम क्यों बंद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। नहीं, बस लाइट पानी बंद कर दिया। क्यों, हम क्या पैसे देंगे तो हम उसका हिसाब नहीं लेंगे? हमें हिसाब चाहिए उसका। जो हमने 75,000 बिल्डर को दिए उसका क्या हिसाब है? ये गर्मी का मौसम है, आरओ में पानी डायरेक्ट ऊपर टैंकी से भरता है। अभी पानी पीने के लिए नहीं है घरों में। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सर्वाइव करेंगे अगर आपने पानी बंद कर रखा है तो? जी, आपका नाम? मैं जयंत कुमार कनौजिया। जी, आपकी मेपल ट्री का जो मामला आया है, क्या है वो मामला? हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ये जो मेपल ट्री का जो इशू है, जहाँ की बिजली पानी आए दिन मतलब काट दी जाती है, रहवासियों को इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है। इसका मुख्य मुद्दा असल में क्या है कि ये कॉलोनी 2010 में चालू हुई और 2014 से लोगों ने यहाँ पर रहना चालू किया। 2015-16 तक तो बिल्डर इसको बहुत अच्छे से, जब तक उसका फ्लैट्स बिक रहे थे तब तक काफ़ी अच्छा वो किया। और फिर एक जो मुख्य बिल्डर है यहाँ पर अरविंद अग्रवाल, उन्होंने अनमोल कंस्ट्रक्शन को अपना ये प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया और अभी भी वो कैंपस हमारा पूरी तरीके से निर्माणाधीन है। इसके बावजूद भी 2018 में एक यहाँ बिल्डर का एक मतलब जो कर्मचारी है उसका अध्यक्ष बनाते हुए 2018 में यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्माण कर दिया। और चूंकि वो बिल्डर का व्यक्ति है, 2018 से लेके अभी तक उस सोसाइटी को बिल्डर ने कैंपस को हैंड ओवर नहीं किया है, ऐसा सोसाइटी के लोगों का कहना है। जब सोसाइटी के लोगों से बात होती है तो सोसाइटी ये कहती है कि बिल्डर हमें हैंड ओवर नहीं कर रहा है। बिल्डर से जब कभी बात जो अभी कुछ सालों पहले हुई थी तब ये उसका आया था कि आपकी सोसाइटी ये हैंड ओवर नहीं कर रही है। इस तरीके का आपस में उन दोनों का खेल कुछ इस तरीके से चल रहा है। बिल्डर ने यहाँ के रहवासियों से, लगभग सभी रहवासियों से एक मुफ्त 75,000 रुपये की मेंटेनेंस की राशि ली हुई है, जिसके साक्ष्य भी हम लोगों के पास में, रहवासियों के पास में उपलब्ध है। उसके बावजूद उसने मेंटेनेंस को अचानक बंद कर दिया। जब उसने मेंटेनेंस को बंद कर दिया तो हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है बिना किसी नियम और उसके बनाए हुए 1,000 रुपये इमरजेंसी के नाम पर पिछले 8-9 महीने से वो उगाही करते हैं। फिर सोसाइटी ले रहा है या सोसाइटी अभी 1,000 रुपये जो मतलब आपातकालीन खर्च के नाम पर वो सोसाइटी ले रही है। और उसको लेने के बाद में भी जो मेंटेनेंस वहाँ होना चाहिए वो बिल्कुल नकारात्मक है, जबकि वहाँ पर बिल्डर के लिए बिजली भी उपलब्ध है, पानी भी उपलब्ध है, उसका जो निर्माणाधीन काम है वो सतत जारी है, जिसको लेके हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी कुछ भी करने के लिए शांत हैं, मौन हैं। इससे पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि बिल्डर और सोसाइटी आपस में मिले हुए हैं। लोगों से जबरन उगाही की जा रही है। जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती की भी बातें इस कैंपस के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं, जिनको अपने मान सम्मान और इज्जत जिनको प्यारी है, वो किसी भी तरीके से वो एक मतलब 1,000 रुपये का इनको मेंटेनेंस चार्ज दे देते हैं। जब आपके साथ इतनी असुविधाएं हो रही हैं, ये बिल्डर या सोसाइटी इतना कर रहा है, तो आपने कानून की इसमें मदद ली क्या? हाँ, देखिए, इसमें जो कानूनी मदद है, एक्चुअली जब कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी कैंपस के अंदर बन जाती है तो वो सोसाइटी ही उस सब के काम के लिए जिम्मेदार होती है। और इसके लिए हम लोगों से भी आपातकालीन खर्चों के लिए अगस्त महीने में 1,000 रुपये सभी रहवासियों से लिए गए और लगभग इस समय 450 रहवासी यहाँ पर इस कैंपस के अंदर रह रहे हैं। उससे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, कानूनी सहारा लेने के लिए ये पैसे की व्यवस्था की गई थी। और साथ ही साथ पुलिस थाने में भी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को भी उसकी प्रति, जैसा हमारी सोसाइटी कह रही है कि सबको उन्होंने ज्ञापन दिया था, सबको उन्होंने ये सब दिया था, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई हमारी सोसाइटी के स्तर से नहीं हुई। हम सब भी जानते हैं कि अगर हमें कोई समस्या होती है तो हमें इन कार्यालयों में जाके और अपने मुद्दे को प्रभावी तरीके से रखना होता है, सच्चाई रखनी होती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा अगर कुछ होता तो कार्रवाई, मेरा ऐसा मानना है, प्रशासन जरूर इस पर कार्रवाई करता। कम से कम जो बिल्डर का अभी भी काम निर्माणाधीन है वहां पर, उसको अगर रोक दिया जाता तो शायद इस समस्या का समाधान हम लोगों को आसानी से मिल सकता। आपकी जो कॉलोनी है मेपल ट्री, वो कितने मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं? देखिए, ये 6 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ पर जो अभी तक मेरे पास में जो जानकारी है 618 फ्लैट्स यहाँ पर हैं।
और उनमें से अभी कुछ 1-2 बिल्डिंग ऐसी भी हैं, मतलब ये कहें करीब 70-80 फ्लैट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो पाए हैं, जिनका निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। और ये पहली मेरी कॉलोनी है कि जब बिल्डर ने यहाँ पर सोसाइटी तो बना दी और उसके काम अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हमें तो ये भी समझ में बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जब तक काम पूरा नहीं हो गया तब तक इस सोसाइटी को बनाने का औचित्य क्या था, क्योंकि जब तक कार्य निर्माणाधीन रहता है, जो नियम है, सरकार के भी नियम है, तब तक जो मेंटेनेंस का काम है वो किसी भी कैंपस के अंदर बिल्डर के ही द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि संसाधनों का सबसे ज़्यादा उपयोग भी बिल्डर ही करता है। और आज भी हमारे यहाँ भी स्थिति है, बिजली का सबसे ज़्यादा उपयोग बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है, पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ जो निर्मित सड़कें हैं उन सब का उपयोग भी बिल्डर के द्वारा, उसका मटेरियल आ रहा है, उसके मजदूर वहाँ पे रहते हैं, मजदूर उसकी गंदगी भी करते हैं। इस तरीके की चीज़ें, बड़ी अव्यवस्थाएं मतलब रहवासियों के साथ में है। और आपने देखा होगा कि अभी जो यहाँ इस कैंपस की महिलाएं जो निकल के सड़क पे आई और थाने तक पहुंची, ये उनका आक्रोश है, ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 4-5 सालों का उनका आक्रोश है कि जब मर्जी आए तब लाइट काट दो, जब मर्जी आए तब आप पानी काट दो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो असुविधा होती है वो महिलाओं को ही होती है और बच्चों को होती है। और ख़ासतौर से वो बड़े बुजुर्ग, अब लिफ्ट चालू नहीं है, कोई 6 माले पे रहता है और अगर कोई बीमार पड़ जाए ऐसी स्थिति में तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हैं, 18 से लेके अभी तक हमारी सोसाइटी ने भी कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाए, ना बिल्डर पर कोई सार्थक कार्रवाई बिल्डर के ऊपर नहीं की गई। तो बिल्डर के खिलाफ कहीं आपने विभागीय कार्रवाई की मांग की है कहीं? देखिए, ये आम, मैंने कहा ना, ये उत्तरदायित्व हमारी सोसाइटी का है। सबसे पहले जब सोसाइटी भी कुछ नहीं कर रही है तब हम लोग और हमारे घरों की जो महिलाएं हैं वो सड़क पे उतर के आई, दोनों के खिलाफ, बिल्डर के भी खिलाफ और सोसाइटी के खिलाफ। अब जब हमें ये आभास हो गया है, हमारे रहवासियों को यहाँ के, जब इस बात का आभास हो गया कि ये बिल्डर और हमारी जो सोसाइटी है ये सब आपस में मिले हुए लोग हैं, तब मजबूरन एक तरीके से कहें कि सड़कों पे बाहर निकले। आक्रोश में थोड़ा सा आया, स्वाभाविक है आक्रोश में आना, और पुलिस प्रशासन की मदद से कल वहाँ पर फिर बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकी। और एक बात ये समझ में नहीं आती, अगर पुलिस हस्तक्षेप करती है तब तो बिजली पानी की व्यवस्थाएं बहाल कर दी जाती हैं, तो ऐसा क्या कुछ होता है? क्या मुझे नहीं लगता है कि कोई हमारा जिला प्रशासन ने उन्हें कोई राशि उपलब्ध करा दी होगी जिससे कि बिजली और पानी सुचारू हो गया होगा। सारी चीज़ें खेल खेला जाता है, सब परेशान इसलिए किया जाता है कि ज़बरदस्ती जो उगाही का काम वहाँ पर खेल चल रहा है वो इस तरीके से चलता रहे। Audio Jungle. ने हमला कर दिया। चाय वाले और उसके बेटे ने पुलिसकर्मियों पर खौलती चाय फेंक दी, जिससे एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां महिला और बच्चे रोते दिखाई दे रहे हैं। एक महिला गले में चोट का निशान दिखा रही है, वहीं एक बच्ची के पैर में चोट दिख रही है। वीडियो के आरोप में महिलाओं और बच्चों को पुलिसकर्मी ने पीटा, तोड़फोड़ की। पूरे मामले को लेकर डीआईजी इरशाद वली ने कहा, पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की। इसमें से जाहिर समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भाई ये जहीर भाई चाय वालों का घर है, इसके अंदर ये पुलिस वाले घुसे थे और पुलिस वाले जेंट्सों के साथ करते तो वो चल जाता, लेकिन ये देखिए लेडीज़ों को उन्होंने ऐसा मारा है और जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज़ों को मारा, बच्चों तक को मारा। कि देखिए बच्ची है 12 साल की बच्ची, इसका देखिए पैर में ऐसा डंडा मारा है और देखिए इसका हाल देखिए आप, और ये देखिए ये इनके मारा है, ये देखिए ये मारा है इनका हाथ में, देखिए क्या हो रहा है, ये हाथ नहीं उठ पा रहा है, ये अंगूठे में भी उंगली के फूल लेंगे। और ये देखिए साहब, ये टीवी घर के सब लेडीज़ों का रूम था, लेडीज़ों के रूम में घुस के इन्होंने मारा है। ये देखिए आप, ये थाना हनुमानगंज का केस है। ये देखिए ये कमरा है, रूम, ये रूम का उन्होंने हल कर दिया। ये देखिए एलईडी ये वाली भी दूसरे रूम की। ये थाना हनुमानगंज का केस है। ये भी बना ली इसकी, देखो सारा फोड़ दिया, मारा पीटा, कांच हो रही है यहाँ से वहाँ तक। देखो परिजन कह रहे हैं पुलिस के द्वारा इसमें जो वस्तुस्थिति ये सामने आ रही, घटना का समय जो है 11 बजे का है,
जब लॉकडाउन 9 बजे से लग जाता है तो 11 बजे जो है वो दुकान खोलने का औचित्य समझ में नहीं आता है। और अगर पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो चाय की दुकान है, 2-3 पुलिस वालों पे गर्म चाय फेंक दी गई है, जिसके कारण जो है उनको भी चोटें आई हैं। बाकी वहाँ पे एक बच्ची के का फुटेज है कि उसको चोट लगी है, बट एडिशनल एसपी को हम लोगों ने बोला है समीक्षा, और सीएसपी लेडी जो अधिकारी हैं सीएसपी कोतवाली, ये लोग समीक्षा करेंगे कि बच्ची को चोट किस प्रकार से आई। बट प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी पे चोट लगने से आई है, किसी के द्वारा पिटाई करने से वो चोट नहीं आई, ऐसा प्रथम दृष्टि लग रहा है। बाकी रिपोर्ट आने के बाद बेहतर बता। क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी है? जी, उसमें जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे और पुलिस के साथ झुमाझटकी की थी, चाय फेंके थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। थैंक यू सर। ओके। Audio Jungle. सार्थक सिंगापुर ग्रुप के एमडी अश्विन मेहता की अगुवाई में सिंगापुर टाउनशिप के 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी रहवासियों के लिए अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से क्लब हॉल में निःशुल्क वैक्सीनेशन शिविर रविवार को लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में रहवासियों ने जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन कराया। अश्विन मेहता ने बताया शिविर के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च ग्रुप द्वारा वहन किया जाएगा। सार्थक सिंगापुर टाउनशिप के मैनेजर दिनेश जैन ने बताया कि वैक्सीनेशन के पश्चात लगभग आधे से 1 घंटे के लिए लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। रविवार को 500 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। जैन ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के प्रति लोगों की उत्सुकता और जागरूकता को देखते हुए आगे भी शिविर लगाया जाएगा। ये कहाँ पर लगाया जा रहा है और क्या उद्देश्य से है? सर, इसका उद्देश्य है कि जो भी 90 कोच जो चल रहा है लोगों के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, ये सार्थक सिंगापुर टाउनशिप है। सार्थक सिंगापुर की तरफ से कैंप का एक प्रयास कर रहा है, इसमें हमें बहुत सफलता मिल रही है और आगे हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आके लगा। अभी तक हमने करीब 200 लोगों को वैक्सीन लगा दी है और ये इसका जितना भी रहेगा पूरा आज का जो कैंप का खर्चा जो भी आता है इसमें, ये पूरा सार्थक सिंगापुर ग्रुप द्वारा ही रहेगा। और अगर ऐसे ही लोगों की आगे और भी डिमांड रही या लोग आके अवेयरनेस करेंगे तो हम चाहते हैं कि अगर लोग और बोलेंगे या जो भी एक्सपर्ट, तो हम उसको कंटिन्यू आगे और करने का प्रयास करेंगे। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ में यहाँ पे आ रहे हैं। 45 उम्र के लोगों ने आज पूरे संडे का उपयोग करा है और अभी तक हम 200 लोगों को वैक्सीन सुबह से लगा चुके हैं और अभी तो सर 3 ही बज रही है, 2:30 बज रही है, शाम 6, 5:30 बजे तक 5 बजे तक हम लोग रहेंगे। और इसके अलावा और भी आगे लोग आएंगे और ऐसा कुछ लगा तो अगले संडे को आगे मैनेजमेंट से बात करते हैं। ये कौन सा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के सहयोग से ये शिविर? ये अपोलो हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुशील जी जैन के द्वारा पूरा आयोजन करा है और इसका पूरा जो संयोजन है सार्थक सिंगापुर ग्रुप का। अच्छा, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन हो रहा है इसको? पूरा आप देख ही रहे हैं, आपके सामने पूरा पालन कर रहे हैं, 1 फीट की दूरी पर रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करी हुई है। वैक्सीन के बाद क्या उन्हें आराम करने के लिए भी जगह? बिल्कुल, यहाँ पे पूरा हमारा ये जो मेरा पास में जो 1500 स्क्वायर फीट का जो हॉल है उसके अंदर 2-2 फीट की दूरी पे हमने चेयर लगाई हुई है और इसके अंदर का सब उनको डॉक्टर के जो नियम है उनका पालन करते हुए हमने यहाँ पे करीब 30 मिनट का इनको रेस्ट देके फिर हम इनको वहाँ से भेजें। आपका नाम और पद? मेरा नाम दिनेश जैन है, मैं सार्थक सिंगापुर का पूरा काम देखता हूँ। मेरा ऑनर का नाम है अश्विन मेहता जी द्वारा पूरा आयोजन करा जा रहा है। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.